यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसका टेस्ट नंबर 27 है, ठीक है 27 देखेंगे और यहाँ से इसका फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट नंबर चौथा होगा ये, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट नंबर यहाँ पर 4 है, इसको देखेंगे आज यहाँ से। और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर इसमें पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 करने मतलब 50% क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए और जो बचे बाद के क्वेश्चन है वो हम लोग आज यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। और हम लोग जैसे कि डेली टारगेट देखते हैं सुबह 9 बजे आपको यहाँ से टॉपिक मिलते हैं, वो टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सब टॉपिक होते हैं, तो आज मैंने उसका ऑफ रखा है क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं दे चुका हूँ टारगेट वो आपको थोड़े से रिवीजन करने आज, ठीक है। 4 से 5 दिन के जो हुए वो उनको रिवीजन कर लो, उसके बाद हम लोग फिर आगे करेंगे और राइट। अगर आप नहीं जुड़े हो तो एकदम फ्री है, जुड़ सकते हो, देख सकते हो टेलीग्राम से या सर्च कर सकते हो या प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो डेली टारगेट, क्योंकि आपको उसको जरूर फॉलो करना है क्योंकि मैं एक सीख जाकर डीप टॉपिक मैंने कवर किए हैं, कवर कराया, उसमें बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपको रीड करना है और एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। तो एक आपके पास गाइड रहने के लिए ही होना चाहिए, कम से कम मुझे टॉपिक मिल रहे हैं कि मुझे पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो, राइट। आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे वो, है ना। आते हैं क्वेश्चन, आगे स्टार्ट करते हैं इसके। हम लोगों ने 51 तक कवर कर लिए थे, 52 से स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत बाजार अर्थव्यवस्था में दर्जे के संबंध में विचार करना है। बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा WTO महापरिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जो इसमें बोला है कि किसी देश को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा अन्य WTO सदस्य देशों द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि स्वतः प्राप्त होता है इसको। तो पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी। सेकेंड बात है WTO सदस्य देश गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से होने वाले आयात पर कठोर एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि जो आयातक देशों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था होती है उससे निर्यात किए गए जो उत्पाद होते हैं उसमें समान मूल्य की गणना महत्वपूर्ण विवेक का उपयोग करने की अनुमति होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर WTO सदस्य जो होते हैं वो किसी भी देश की एंटी डंपिंग उपाय लागू कर सकते हैं यदि वो उनके लिए घरेलू बाजार की तुलना में कम कीमत पर उत्पाद निर्यात करते हैं तो, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 53 है, पुस्तक और यहाँ पर इनके लेखक कौन कौन से हैं। महाभाष्य, महाभाष्य का हो जाएगा यहाँ से आपका पाणिनि, तो गलत होगा पाणिनि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो महाभाष्य अर्थात यहाँ पर महान टीका इसको बोलते थे, पतंजलि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, और ये कालिदास द्वारा रचित पहला नाटक है जो संभवतः 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। अष्टाध्यायी के लेखक यहाँ पर पतंजलि नहीं होंगे, अष्टाध्यायी के लेखक यहाँ पर पाणिनि होंगे, ठीक है। और 6ठी से 4ठी शताब्दी से पूर्व के बीच यहाँ पर लिखा गया संस्कृत व्याकरण का एक आधारभूत ग्रंथ है। आपसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इनमें से कौन से ग्रंथ संस्कृत व्याकरण में लिखे गए थे, है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आंसर सिर्फ दूसरा करेक्ट है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला शाही SAHI और BODH के पहले किससे संबंधित है। ये संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक मजबूत उत्तरदायी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य AI तंत्र के निर्माण में दिशा में की गई पहले होंगी। 54 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सही पहल जो है भारत के लिए स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु रणनीति जो होती है वो होती है, और यहाँ पर यह भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के AI की जिम्मेदार एकीकरण का मार्गदर्शन करने वाला एक राष्ट्रीयकरण फ्रेमवर्क होता है। इसका टारगेट या विजन क्या होता है, इसका जो विजन का टारगेट होता है वो किस भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में AI के सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य आधारित समावेशी उपयोग को सक्षम बनाना, ठीक है। 54 का बी करेक्ट है। 55 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू पेट्रियट समाचार पत्र से जुड़ा था जिसने नील बागान मालिकों के अत्याचारों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। करेक्ट आंसर 55 का होगा यहाँ से ए, हरीशचंद्र मुखर्जी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी के संपादन में हिंदू पेट्रियट, जिसने हिंदू पेट्रियट भी लिखा था, लिखा जाता है, और ये नील विद्रोह की प्रमुख आवाज़ बना था। उन्होंने विस्तृत यहाँ पर रिपोर्ट करती के संपादकीय माध्यम से यूरोपीय नील बागान मालिकों के क्रूर अत्याचारों को निडरता को खुलासा किया था। करेक्ट क्या होगा, 55 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट है, हरीशचंद्र मुखर्जी इसका। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले मुगल साम्राज्य के इतिहास के संबंध में खुद कास्ट और पाही कास्ट शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते थे। आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर किसानों को संदर्भित करते हैं, ए यहाँ से सही आंसर को। खुद कास्ट और पाही कास्ट शब्द किसानों द्वारा 2 प्रमुख वर्गों को संदर्भित करते थे। खुद कास्ट होते थे जैसे कि वे किसान थे जो उसी गांव के निवासी थे जहां इनकी अपनी खेती योग्य भूमि होती थी और वे भूमि के
स्वामी थे और स्थायी रूप से वे वहीं रहकर खेती करते थे। क्या होगा यहाँ से आंसर किसान होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बाही कास्ट है, बाही कास्ट ये आदिवासी खेतीहर थे और वे मूल रूप से किसी अन्य गांव के होते थे, लेकिन अनुबंध के आधार पर दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। बाही कास्ट बनने के कारण लोग दो प्रमुख कारणों में बाही कास्ट बनाते थे, स्वेच्छा से और व्यवस्था से। ये सब बातें आपको याद रखनी है। 57 नंबर है। देखो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि भी जो एग्री, यहाँ से जैसे हम लोग की विजन का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज करते करते हम लोग को एक चीज़ और करना भी मैं कराऊंगा आपको, जैसे कि एग्रीकल्चर जितनी हमारी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम लोग विद एमसीक्यूज के साथ लेकर आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर होंगे, सिर्फ एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर के करेंगे। ठीक है, और इसे करके इन्वायरमेंट के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे सिर्फ उसके करेंगे, करीब 200-300 जितने भी इकोनॉमिक के जितने होंगे वो सब करेंगे। ऐसे करके पूरे हर सब्जेक्ट के 200-300 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही टाइम में, तो कंटिन्यू आपको जुड़े रहना है इससे। तो आंसर क्या होगा 57 का। अच्छा 57 स्टार्ट करते हैं ना। 57 यहाँ से गुरु नानक के संबंध में विचार करना है। वे सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में प्रथम थे, वैसे प्रथम गुरु थे। 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड है, उन्होंने वेदों की और कुरान दोनों को सत्ता में अस्वीकार कर दिया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि गुरु नानक देव जी प्रसिद्ध उद्घोषणा की थी, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उन्होंने वेदों और कुरान से जुड़ी अनन्य सत्ता और कर्मकांड को खारिज कर दिया था और उनकी बजाय एक निराकार ईश्वर की प्रत्यक्ष भक्ति के समर्थन का साथ दिया था ना। तो दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, उन्होंने संगत समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की जहां सभी साथ मिलकर उपासना कर सकते थे। तीनों वहां से करेक्ट होंगे। आंसर 57 का सी 1, 2 और 3। 58 है, भारत स्टेज BS उत्सर्जन मानक के बारे में विचार करना है। BS6 मानकों की तुलना में BS7 मानकों में रियल ड्राइविंग एमिशन परीक्षण को अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत करने की उम्मीद होती है। पहली बात 58 के यहाँ से क्या होगी, सोचो। पहली बात अगर आपने पढ़ा होगा BS के बारे में तो यहाँ से करेक्ट ही है ना, न्यूज़ में था ये, पहली बात सही है। सेकेंड है, BS7 मानकों का उद्देश्य BS6 मानकों की तुलना में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और पार्टिकुलर मैटर उत्सर्जन को काफ़ी कम करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। BS7 मानकों के लिए केवल ईंधन गुणवत्ता में बदलाव की आवश्यकता होती है, ना कि वाहन इंजन और उत्सर्जन नियंत्रण की प्रौद्योगिकियों में। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि BS जो मानक जो प्रौद्योगिकी प्रेरित है, हालांकि इनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन जो होते हैं, जैसे कि BS6 हेतु प्रस्तुत किया गया था, जैसे PPM10 है ना, सल्फर ईंधन, उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो इसके साथ ही सख्त टेल पाइप है उसकी सीमाओं को पूरा करने के लिए वाहन इंजन के और उत्सर्जन नियंत्रण जो में वाहन को तकनीक में बदलाव भी अनिवार्य माना जाता। तो तीसरी बात गलत होगी, वाहन गुणवत्ता में बोला आवश्यकता नहीं होगी, इसे गलत हो जाएगी बात, है ना। चौथी बात है, मानक जो 7 है BS का, इसमें यूरोपीय संघ के यूरो 7 उत्सर्जन मानकों के साथ अधिक निकटता से संरेखित होने की उम्मीद होती है। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। 1, 2, 4 सही है, करेक्ट आंसर 1, 2, 4 मतलब ए यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 59 है, 59 नंबर। साहूकार की दमनकारी प्रथाएं, किसानों की धार्मिक प्रथाओं में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव, इन्हें से बोला कितने 1875 के दक्कन दंगों के लिए उत्तरदायी कारण थे। दक्कन दंगों के लिए उत्तरदायी कारण में से कौन से थे, एक तो हो जाएगा आपका यहाँ से साहूकारों की दमनकारी प्रथाएं थी, ठीक है, इनकी नीतियाँ थी, ठीक है, जिससे क्या था, साहूकारों ने अधिक ब्याज दरों को खाता वही खाता है, फिर ब्रिटिश कानूनी प्रणाली इसका उपयोग करके कर्ज वसूली के लिए किसानों की भूमि जब्त कर ली थी। किसानों को धार्मिक प्रथाओं में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप, हालांकि धार्मिक हस्तक्षेप 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण देखा गया था, लेकिन ये 1875 के दक्कन विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं था। दक्कन विद्रोह पूरी तरह से जो किसान थे, रैयत थे और साहूकार औपनिवेशिक राजस्व प्रशासन, उनके बीच एक आर्थिक सामाजिक संघर्ष होता था। सेकेंड गलत होगा। अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 के दौरान हुआ था और ब्रिटेन में कपास के लिए भारत की रुख किया था और इसमें कीमतों के कारण भारी उछाल देखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 3 करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर बी, दो बातें सही है। क्वेश्चन 60 है, इसमें बोला है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। काफ़ी सरल क्वेश्चन होगा अगर आपको पता होगा तो, वरना नहीं पता तो सबसे कठिन क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, तो आंसर होगा 60 का करेक्ट आंसर सी, बेंथिन स्कूल की घटना। ठीक है, बेंथिन स्कूल की घटना 1849 में हुई थी, 1849 में हुई थी। वुड डिस्पैच 1854 में आया था
अलीगढ़ जो एंग्लो इंडियन कॉलेज है 1875 में, और हंटर शिक्षा 1882 में। तो नोट कर लो पॉइंट ये सब। 61 है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण NCLAT के बारे में विचार करना है। इन निकायों की स्थापना कारपोरेट विवादों के त्वरित माध्यम से समाधान के लिए विभिन्न एजेंसियों की बहुलता कम करने के लिए की गई थी। 61 का पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT के गठन के साथ ही कंपनी की जो विधि बोर्ड है उसको भंग कर दिया गया था, और CLB के मामले, CLB मतलब कहने का जो इनके गठन कंपनी की विधि थी उसके मामले को NCLT में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील NCLT में की जा सकती है, NCLAT में की जा सकती है। ये बात करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही हैं। ठीक है, आंसर 1 और 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से सही आंसर होगा। 62 है निम्नलिखित पर विचार करना है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में भारतीय जनमत के अभियुक्त करने के लिए की गई थी। इसने दमनकारी शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रैक्टिस अधिनियम के विरुद्ध अभियान चलाया था। ठीक है, आनंद मोहन बोस इससे निकटता से जुड़े थे, और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वगामी रूप में काम किया था। किसकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के संबंध में विचार करना है। NCGG की स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान मानी जाती है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में भारत सरकार के शीर्ष सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लवासना उनके द्वारा की गई थी। किंतु NCGG की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है, पहली बात गलत है। सेकेंड बात है NCGG वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि NCGG जो है इसकी स्थापना 2014 में भारत सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्था में की गई थी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये भारत की सॉफ्ट पावर जो कूटनीति होती है उसके अंतर्गत अन्य देशों में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित करता है। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 3 करेक्ट है, तो एक बात करेक्ट हो जाएगी। ओनली 3 का मतलब केवल 3 नहीं, ओनली 3 का मतलब होता है कि 3 स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अज्ञात मंदिर और संबंधित राजवंश। लिंगराज मंदिर 64 क्या होगा? गलत है, चोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिंगराज मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में किया गया था, जबकि सोमवंशी राजवंश के शासनकाल में 11वीं शताब्दी में इसका व्यापक पुनर्निर्माण किया गया था। यह भुवनेश्वर में मंदिर निर्माण परंपराओं की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरा पद्मनाभ स्वामी राष्ट्रकूट। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि पद्मनाभ स्वामी मंदिर अभिलेखित इतिहास में काफ़ी अधिक पुराना माना, जिसके संबंध में तमिल साहित्य शिलालेख मिलते हैं, और मंदिर में वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी के त्रवणकोर राजपरिवार से संरक्षण में विकसित हुआ था, और मंदिर का 7 स्वरी गोपुरम दीर्घ स्थापित यहाँ पर प्रांगण और भित्ति चित्र द्रविड़ स्थापत्य कला का एक केरल की स्वदेशी मंदिर की परंपराओं को समन्वय बताती है। तो यहाँ से गलत हो जाएगी, राष्ट्रकूट नहीं थे इसमें। ठीक है, तीसरा है श्री कालहस्ती मंदिर चालुक्य। ये भी बात यहाँ से गलत। कालहस्ती मंदिर जिसे कालहस्तेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश के कालहस्ती नगर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, और भगवान शिव को कालहस्तेश्वर रूप में समर्पित है, और पंचभूत स्थलों की एक मान्यता है। ठीक है, तो यहाँ से द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण माना जाता है, तो यहाँ से चालुक्य द्वारा गलत हो जाएगा ये। ठीक है, आगे आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों गलत है ना, 1 2 3। तो यहाँ पर पूछा सही कौन सा, तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 65 है निम्नलिखित पर विचार करना है। पूंजीगत लाभ उन कंपनियों पर लागू किया जाता है जो कर से बचने के लिए शून्य या अत्यंत कम आय दर्शाती हैं। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर पूंजीगत जो लाभ कर है एक प्रत्यक्ष कर है, जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर तब लगाया जाता है जो परिसंपत्ति की स्वामी को लाभ प्राप्त होता है, और इसे कर को आगे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में वर्गीकृत कर सकते हैं। सेकेंड है यदि परिसंपत्ति स्वामी को लाभ प्राप्त होता है तो सभी परिसंपत्ति की बिक्री न्यूनतम वैकल्पिक कर लागू होगा। सेकेंड बात,
ये भी गलत है, क्योंकि न्यूनतम वैकल्पिक कर जो होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्सेस होता है, मैट जिसको बोलते हैं, एक प्रत्यक्ष कर है जिसका उद्देश्य तथाकथित शून्य कर कंपनियां, अर्थात वे कंपनियां जो कर से बचने के लिए शून्य या नगण्य आय प्रदर्शित करती हैं, उन पर कर लगाना। मैट के अंतर्गत एक ऐसी कंपनी उनके बीच खाता को लेकर के एक निश्चित प्रतिशत को कर योग मानते हैं और सरकार को अदा करते हैं। तो यहाँ से सेकंड भी गलत होगा। 1 2 दोनों गलत है, आंसर डी। 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसद की जो भूमिका होती है उसके संबंध में विचार करना है। वे सामुदायिक उपयोग हेतु स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित विकास कार्यों की अनुशंसा करती है। पहला 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, वे MPLADS की निधि का निर्गमन करती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो मंत्रालय होता है वो यहाँ पर इसका क्या करता है, निगमन कर जानकारी करता है। तो ये बात गलत होगी। MPLADS योजना क्रियान्वयन निगरानी ये करेगी, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर MPLADS योजना क्रियान्वयन की समग्र निगरानी पर्यवेक्षण राज्य के शासित प्रदेश द्वारा की जाती है। दोनों बातें गलत हैं, 1 सिर्फ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अंगदान करने के लिए किसी जीवित व्यक्ति की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। पहला 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये 18 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। सेकंड, अग्न्याशय और आंत के दान की अनुमति नहीं होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत में जिन अंगों को जैसे वे शरीर के भाग जो विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे कि दान किया जा सकता है, जो वे यकृत है ना, अग्न्याशय, हृदय, फेफड़े है ना, ये सब चीज़ दान कर सकते हो। कर्निया, अस्थि, त्वचा, हृदय, वल्व, रक्त कोशिकाएं, तो ये सब दान कर सकते हो। ये बोला इसकी अनुमति नहीं होती, गलत हो जाएगा। तीसरा है, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन भारत में अंगदान समन्वय हेतु शीर्ष निकाय होगा। ये बात करेक्ट है, और यह अधिनियम 1994 में अंतर्गत किया गया था इसका, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। सिर्फ तीसरी बात सही है। क्वेश्चन 68 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। इनमें से कितने राज्य केंद्र शासित क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित होंगे? इनमें से कितने राज्य केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर, ये सम्मिलित हैं सिर्फ 3। कौन कौन से? देखो, एक तो इसमें झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके साथ तो 4 है, लेकिन यहाँ पर 3 ही दिए हुए इसमें है ना, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया एक, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, और मध्य प्रदेश भी होगा, लेकिन मध्य प्रदेश यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से 3 होगा, लेकिन जो आंसर रियलिटी होगी इसमें वो 4 आंसर है ना, 4 की, क्योंकि यहाँ पर 30 चौथा नहीं दे रखा है, राइट। तो इसके हिसाब से आंसर 3 होगा। 4 मत माराना, क्योंकि यहाँ पे इसके हिसाब से आपको चलना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन 69 है, चावल की खेती अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तकनीकी के संबंध में विचार करना है। इसमें धान के खेत को निरंतर जलमग्न जो रखने के लिए स्थान पर समय समय पर उसे सूखने दिया जाता है। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये तकनीकी धान के खेतों में होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होती है। सही बात है। ये तकनीकी निरंतर जलमग्न रहने वाले धान के खेतों में तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन उल्लेखनीय वृद्धि करती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, ये सिंचाई जल संरक्षण में सहायक होती है। चौथी बात भी करेक्ट है। चारों से 69 का आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 69 हो गया 70। हाल ही में भारत द्वारा की गई सहभागिता या सह स्थापना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पारमाणु संगठन या गठबंधन के पहले के बारे में विचार करना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल मीथेन प्लेज, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इनमें से कितनी भारत द्वारा सहभागिता से की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो पहला और एक तीसरा और एक चौथा। दूसरा पर ग्लोबल मीथेन प्लेज इसमें नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से अच्छा, दूसरी बात यहाँ से गलत होगी, तीसरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है भारत इस पहल में शामिल नहीं हुआ है और इससे वर्ष 2021 में COP26 के दौरान अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 30% कमी के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। 134 इसका आंसर होगा सी। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पूर्ण सदस्य नहीं है? नहीं है, आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर सऊदी अरब। सऊदी अरब नहीं होगा इसमें, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 72। बाजीराव प्रथम के संबंध में विचार करना है। उन्होंने मराठा सरदारों के बीच परिसंघ व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत
प्रत्येक मराठा सरदार को एक क्षेत्र सौंपा गया था जिसका वह स्वायत्त प्रशासन कर सकता था। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। उनके शासनकाल के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण बालाजी बाजीराव के पेशवा काल में किया था। ये बात गलत होगी, सिर्फ 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, भारत, न्यूजीलैंड, इनमें से कितने देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य होंगे? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य होंगे। आंसर हो जाएगा डी, सभी 5। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी और इसका 20 साल पूरा हो चुका है स्थापना का। तो क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को लेकर के आपको डीप में जाकर टॉपिक पूरा पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक इस बार के लिए। 74 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। रिपोर्ट और संगठन। विश्व आर्थिक परिदृश्य जो होगा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। ठीक है, पहला गलत होगा, WTO नहीं होगा। व्यापार निगरानी रिपोर्ट, व्यापार निगरानी रिपोर्ट, ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट। देखो जितनी भी रिपोर्ट आती है ना वो इंग्लिश से पढ़ो, ज़रा बेस्ट रहेगा। तो मैं बताता चलता हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा जो ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये जारी करता है WTO, है ना, IMF नहीं करता है। इसका आंसर ये, इसका आंसर ये होगा ना, दोनों गलत हो गए। विश्व ऊर्जा परिदृश्य मतलब इसको बोलते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये बात करेक्ट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। सिर्फ तीसरा करेक्ट है, एक बात सही है। तीसरा करेक्ट है तो एक आंसर क्यों? क्योंकि 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट करेक्ट है। 75 है, भारत के खनिजों के संबंध में विचार करना है। भारत के कुल लौह भंडार अयस्क भंडार में हीमेटाइट प्रमुख अयस्क होगा। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मुख्यतः दक्षिण भारत के धारवाड़ क्रम में पाए जाते हैं। सेकेंड बात गलत है क्योंकि पेट्रोलियम धारवाड़ प्रणाली में नहीं पाया जाता है। धारवाड़ प्रणाली प्राचीन कैंथस शैले से निर्मित होती है जो सोना एवं मैग्नीज की धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मुख्यतः टर्सरी युग की औषधीय सेलों से संबंध होगी। गोंडवाना कोयले में टर्सरी कोयला की तुलना में कार्बन की मात्रा कम होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत क्योंकि टर्सरी कोयला अपेक्षाकृत नवीन और समानता लिग्नाइट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और गंधक की मात्रा अधिक होती है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, एक बात सही होगा। 76 है, न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 76 का। पहला, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए अधिकृत प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। 76 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, संबंधित राज्य का राज्यपाल राज्य सरकार से परामर्श करके निचली अदालतों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। सेकंड बात भी यहाँ से गलत होगी क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 325 के तहत राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास होता है। जहाँ तक निचली अदालतों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के उपयोग का प्रश्न है, इसका निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय के राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे के परामर्श से कर सकते हैं। सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 76 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। 77 है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में विचार करना है। भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय न तो संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और न ही संसद के किसी सदन पर चर्चा की जा सकती है। 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 113 यह स्पष्ट करता है कि जो प्राक्कलन में से जितने प्राक्कलन भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं वे संसद के मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु ये खंड किसी बात का यह अर्थ होते नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी भी सदन के उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा करने को निवारित करेंगे। पहला गलत होगा। सेकेंड, संघ सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के निर्णय को पूरा करने के लिए आवश्यक धन भारत के संचित निधि पर प्रभावित हिस्सा होगा। सेकेंड बात क्या होगी? 77 का सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ओनली बी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आंसर सही बात है। 78 है, विभाग संबंधी स्थायी समितियों के संबंध में विचार करना है। भारतीय संसद में प्रत्येक विभाग संबंधी स्थायी समिति अधिकतम 31 सदस्य होते हैं। 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 31, पहली बात यहाँ से करेक्ट होनी चाहिए। हाँ ठीक है, पहली बात सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में इसके 31 सदस्य हैं।
ठीक है। और राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालिक नीति दस्तावेज पर विचार करना, उन रिपोर्ट को देना प्रमुख कार्यों में से एक माना जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत, ऐसे भी ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तीसरा, राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में लोकसभा की तुलना में अधिक डीआरसी जो होते हैं वो होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें 16 समितियाँ लोकसभा अध्यक्ष में निर्देशन में काम करती हैं, ठीक है, जबकि 8 समितियाँ राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगी, तो ये बात गलत है, इससे अधिक नहीं होती है। 1 2 के 2 बातें करेक्ट है, बी। 79, निम्नलिखित पर विचार करना, विवादित क्षेत्र और पक्षकार इनके कौन कौन से हैं। पहला है विवादित क्षेत्र में नारगोनो काराबाख क्षेत्र, आर्मेनिया, अजरबैजान। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी जो होगी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, ये बात सही है। दूसरा विवादित क्षेत्र था इसके बीच अबू मूसा द्वीप, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। अबू मूसा द्वीप, इस पर संयुक्त अरब अमीरात और ईरान दोनों को अपना दावा करते हैं। सेनकानु द्वीप, रूस और यूक्रेन, ये जापान चीन के बीच विवादित समूह, ना कि रूस और यूक्रेन के बीच। 2 बातें करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन है, महावंश के संबंध में विचार करना है। इसकी रचना मौर्य वंश के शासन काल में हुई थी। पहली बात, 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि महावंश की रचना काफ़ी बाद 5वीं शताब्दी में 6ठी शताब्दी के बीच हुई थी, और ये महावंश जिसे महान इतिहास या महान वंश के रूप में भी जानते हैं, और श्रीलंकाई मूल की सबसे महत्वपूर्ण कृति है जो पाली भाषा में लिखी गई थी। पहला गलत है। ये शोक के पुत्र महिंद द्वारा श्रीलंका के थेरवाद बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। इसी यूनेस्को के विश्व स्मृति अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। ओनली 2-3 करेक्ट है, बी। 81 है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के बारे में विचार करना है। फ्लाई ऐश, पारा, आर्सेनिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, इनमें से कौन से पदार्थ कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के तापमान समान संचालन के दौरान प्रयुक्त रूप में उत्सर्जित होते हैं। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर 1 2 3 4। 5वां मीथेन इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मीथेन कोयले से जुड़ी प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये मुख्य रूप से खनन और निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान निकलती है, न कि विद्युत संयंत्र के दहन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 82 आकाश मिसाइल प्रणाली के बारे में विचार करना है। आकाश एक सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई थी। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। आकाश मिसाइल ठोस ईंधन रैमजेट प्रबोधन प्रणाली द्वारा संचालित होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। आकाश निकट आ रहे लक्ष्यों के विरुद्ध अंतिम चरण मार्गदर्शन के लिए एक अवरुद्ध होमिंग सीकर का उपयोग करेगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जो आकाश मिसाइल प्रणाली विशेष रूप से इसके उन्नत संस्करण टर्मिनल मार्गदर्शन एक स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का उपयोग करती है, ना कि इंफ्रारेड सीकर का। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 82 का 2 बातें सही है। 83 है, विशेष श्रेणी के दर्जा के लिए दिए जाने वाले के संबंध में विचार करना है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड भारत के संविधान में उल्लिखित है। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी के दर्जे के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्रालय राज्यों के विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होता है ये दर्जा। हाल ही में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने केंद्र से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की श्रेणी को दर्जा प्रदान करने के अनुरोध को एक प्रस्ताव पारित किया है। ये बात भी गलत है, क्योंकि नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में यहाँ पर विशेष राज्य की दर्जा देने का प्रस्ताव मांग की थी। तीसरा गलत है, ठीक है, पहला गलत है और दूसरा गलत है, सभी गलत है। सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। डी। क्वेश्चन नंबर 84 है, लालिना मोडोकी के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसकी विशेषता मध्य प्रशांत महासागर में असामान्य उष्णता है, जिसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शीतलन होता है। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो पारंपरिक लानिना इसकी विशेषता मुख्य रूप से पूर्वी प्रशांत महासागर में होने वाला शीतलन होगा। पहला गलत है। यह आमतौर पर एक पारंपरिक एल नीनो घटना की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की अधिक आवृत्ति से जुड़ा होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है।
85 का आंसर हो जाएगा। 85 का जो आंसर होगा, सोचो क्या होगा आप। आंसर हो जाएगा, देखो पहली बात यहाँ से, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिसे LIBOR की जगह ली है। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग अमेरिकी डॉलर में डेरिवेटिव ऋण को एक बेंचमार्क ब्याज दर बताती है। इसने लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट का स्थान लिया है, पहला करेक्ट है। SOFR कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर सी। 86 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उन जीवों के लिए किया जाता है जो सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। 86 का सही आंसर मृतोपजीवी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, मियावाकी की वृक्षारोपण तकनीकी के संबंध में विचार करना है। इसमें वनों की वृद्धि की गति देने के लिए तेजी से बढ़ने वाली विदेशी प्रजातियों के उपयोग पर बल दिया जाता है। 87 का पहला गलत है। दूसरा, इसमें प्राकृतिक वन संरचना की नकल करने के लिए कई देसी प्रजातियों का सघन वृक्षारोपण शामिल होगा, सेकेंड बात सही है। इस तकनीकी का उपयोग करके विकसित किए गए वन आम सामान्य तौर पर पारंपरिक वृक्षारोपण की तुलना में अधिक तेजी से ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, ये केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त और समशीतोष्ण क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, चौथी बात गलत होगी, क्योंकि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोकप्रिय होने के बावजूद इस तकनीकी की शुरुआत वास्तव में जापान में हुई थी और भूमध्यसागरीय और समशीतोष्ण जो क्षेत्र होते हैं उसके साथ यहाँ पर विश्व स्तर पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चौथी बात गलत होगी, ओनली 2 3 करेक्ट है। 87 का क्वेश्चन नंबर 88 है, महासागरीय धारा के संबंध में विचार करना है। ये एक गर्म महासागरीय धारा है। 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये होगा, वह उत्तरी अमेरिका में पूर्वी तट पर समानांतर बहती है। ये पश्चिमी यूरोप की जलवायु को मृदु समकारी बनाती है। इनमें से कौन सी महासागरीय धारा उपयुक्त में से सही बताती है? तो 88 का जो यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये सभी तीनों बात बताती है किसकी, ये गल्फ स्ट्रीम की बात बताती हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन। मैप में एक बार देखोगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी इसकी। 89, निम्नलिखित में से किस में ताजे जल की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? नदी, झील, भूजल, हिमनद। आंसर होगा 89 का डी, हिमनद और हिमपेटियाँ, हिमटोपियाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिचक्रवात के संबंध में विचार करना है। एंटी साइक्लोन बोल रहे, प्रतिचक्रवात में वायु नीचे उतरकर सतह पर उच्च दबाव क्षेत्र पर निर्मित करती है, पहला करेक्ट है। शीत ऋतु में प्रतिचक्रवात के कारण वर्षा हो सकती है, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि शीत ऋतु में प्रतिचक्रवात से संबंधित स्वच्छ और स्थिर मौसम और हल्की पवने के साथ पाला कोहरा पड़ सकता है। साफ आसमान के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय होता है और इसमें जो रात्रि के समय तापमान क्या होता है, गिरता रहता है। ठीक है, और यहाँ से वर्षा हो सकती है, बात गलत हो जाएगा क्योंकि साफ मौसम रहता है। तीसरी बात है, प्रतिचक्रवात को मौसम मानचित्रों पर अत्यंत निकट अंतराल में स्थित समताप रेखाओं के रूप में पहचाना जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मौसम मानचित्रों में प्रतिचक्रवात दूर दूर स्थित समताप रेखाओं के बड़े क्षेत्र के रूप में पहचाना जा सकता है, जहाँ दाब या दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। 2 3 दोनों करेक्ट है, सिर्फ पहली बात सही है। 91 है, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभाजन के संबंध में विचार करना है। ये विभाजन व्यवसायों के आधार पर किया गया था और ये कठोर नहीं था। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, दासों का प्रत्यक्ष रूप से कृषि और यहाँ पर अन्न उत्पादन गतिविधियों का उपयोग नहीं किया जाता था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि पुरोहितों ने उपहार में रूप में दिए जाने वाले दास को बार बार उल्लेख मिलता था और यहाँ पर मुख्यतः घरेलू कार्यों के लिए नियोजित महिलाएं दासियां होती थीं। और ये स्पष्ट है कि जो ऋग्वैदिक काल में दासों को प्रत्यक्ष रूप से कृषि और अन्न उत्पादन की गतिविधियों के लिए उपयोग में नहीं करते थे। दोनों बातें क्या है, करेक्ट है, आंसर सी। 92, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष सीमा शुल्क के बारे में विचार करना है। यद्यपि CBDT एक कार्यकारी निकाय है, परंतु CBIC एक संवैधानिक निकाय होगा। पहली बात यहाँ से क्या होगी, 92 का यहाँ से
गलत होगा, हाँ पहली बात गलत है, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय होगा। गलत है। इन दोनों के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत राजस्व विभाग को द्वारा प्रशासित किया जाएगा। एकदम सही बात है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। 93 है, विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत एक भुगतान प्रणाली होगी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा अधिकृत एक भुगतान प्रणाली होगी। ये IFSC बैंकिंग इकाइयों के बीच विदेशी मुद्रा लेनदेन को पारंपरिक कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग मार्ग के बजाय स्थानीय स्तर पर निपटाने में सक्षम बनाएगा। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। 94 है, स्वायत्त वाहन नेविगेशन प्रणाली के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये बोले वे आसपास के परिवेश से पता लगाने के लिए लीडार कैमरे और रडार जैसे सेंसर का उपयोग करते हैं। 94 का पहला करेक्ट है। वे सेंसर डेटा की व्याख्या करके और ड्राइविंग संबंधी निर्णय लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम पर निर्भर रहते हैं। सेकेंड बात भी सही होगा। वे GPS जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम से पूर्णतः स्वतंत्र रूप में काम करेंगे। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये सिग्नल अनुपलब्ध पर नेविगेशन के लिए तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे उपग्रह नेविगेशन से पूर्णतः रूप में काम नहीं करेंगे और समान संचालन में वैश्विक स्थिति निर्धारण, मांग नियोजन और उच्च परिभाषा मानचित्रों के साथ समय समय पर इसके सिंक्रनाइजेशन के महत्वपूर्ण घटक होंगे। तीसरी बात गलत है। चौथा, वे बाधाओं का पता लगा सकते हैं और तदनुसार गति दिशा में समायोजित कर सकते हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 से होगा। तो 1, 2, 4 सही है, तो सी। क्वेश्चन नंबर आगे 95 है, भारत प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में विचार करना है। IPO उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक निजी या गैर सूचीबद्ध कंपनी पहली बार अपनी आम जनता को अपने शेयर बेचती है। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस प्रक्रिया में कंपनी निजी स्वामित्व वाली कंपनी की सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी, दोनों सही है। 95 का आंसर सी। 96 है, रासायनिक हथियार अभिसमय के प्रावधानों के बारे में विचार करना है। यह भी समय रासायनिक पदार्थों को हथियारों के रूप में यह सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग पर रोक लगाता है। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सदस्य देशों के सभी रासायनिक हथियारों के भंडार को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर नष्ट किया जाना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, सदस्य देशों को CWC प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय कानून नियम बनाने और अपनाने होते हैं। ये भी बात सही होगी। तीनों बातें करेक्ट हैं रासायनिक हथियार अभिसमय CWC के बारे में। क्वेश्चन नंबर 97 है, जलवायु विज्ञान के संबंध में विचार करना है। अस्वच्छांश की विशेषता क्या होती है? अस्वच्छांश लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होता है और उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियाँ होती हैं जो हैंडली सेल के ऊपरी शाखाओं के वायु के नीचे उतरने से निर्मित होती है। जैसे जैसे वायु नीचे उतरती है ये रुद्धोष्म प्रक्रम के माध्यम से गर्म होती है, जिससे मेघों का निर्माण में बाधा आती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है? उच्च वायुमंडल दाब होता है, हवा सांस हल्की होती है, ठीक है, शुष्क जलवायु और स्वच्छ आकाश पाया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ से 97 का ये बात करेक्ट है। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पूछे, जो मैंने बताया कि हवा साफ होती है, स्वच्छ आकाश होता है, आपसे बोलेगा लगातार बारिश होती है ना, तो ऐसा करके बोल सकता है, तो याद रखना है। 98, पृथ्वी के वायुमंडल के परतों के संबंध में विचार करना है। समताप सीमा एक तापमान व्युत्क्रमण सीमा के रूप में काम करता है जहां ओजोन परत का तापमान प्रभाव समाप्त हो जाता है। 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। समान ह्रास दर क्षोभ मंडल की एक विशिष्ट विशेषता होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। अरोरा और उल्कापिंड मुख्यतः मध्य मंडल में सम्मिलित होगी। अरोरा मुख्यतः तापमंडल विशेष रूप से आयन मंडल में घटित होते हैं जहां अवशेषित कण सौर कण वायुमंडलीय गैसों से टकराते हैं, जबकि उल्कापिंड मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये बात गलत होगी। 1, 2 करेक्ट है। 99, संगम काल के संबंध में विचार करना है। अवधि लोगों की श्रेणियां क्या थी? पहली बात है उझावर दास। पहला क्या होगा? पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि जो वेलार जो है वेलारर किसानों या उझावर जैसी दास
अधमई होते थे, तो यहाँ से बड़े भूस्वामी होते थे। ये बात इसका सही होगा, है ना। तीसरा अधिमई किसान, तो अधिमई जो होते थे ये किसान नहीं होते थे, एक तरह से बड़े भूस्वामी उजावरी बड़े स्वामी होते थे। तो ये बात गलत हो जाएगी, सिर्फ एक बात यहीं से करेक्ट है ये वाली, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक तमिल साहित्य में गांवों में रहने वाले जो लोग थे विभिन्न श्रेणियों में उल्लेख मिलता था, जैसे बड़े भूभाग स्वामी वेलदार कहलाते थे, ठीक है, और किसान या उजावर तथा दास ये अधिमई कहलाते थे, ठीक है। तो याद रखना है, सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है इसकी। क्वेश्चन 100 है, लिख लोगे पॉइंट ये वाला जो मैंने बताया आपको, क्योंकि घुमाएगा पॉइंट ये, है ना, इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों और समशीतोष्ण घास के मैदान के बारे में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान समशीतोष्ण घास के मैदानों की तुलना में अधिक वार्षिक वर्षा होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। शीतोष्ण घास के मैदानों में समांतर तौर पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की तुलना में अधिक गहरी उपजाऊ मृदा होती है। ये बात भी करेक्ट है। अग्नि उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों प्रकार के घासों के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी बात करेक्ट है। चौथा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की विशेषता ये कि इसमें काष्ठी वनस्पति बिल्कुल नहीं होती है, जबकि यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदानों में ये बिखरे हुए वृक्ष हो सकते हैं। चौथी बात गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना की पहचान बिखरे वृक्ष हो जैसे बबूल, है ना, उसमें होती है, और शीतोष्ण घास के मैदान प्रायः वृक्षहीन होते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है और शीतोष्ण जो शीत ऋतु होती है उससे अधिक ठंडी होती है इससे। तो चौथी बात गलत होगी। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर बी सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर जो आपका 27 है ना, ये आपका फिनिश हुआ, राइट। और मैं आपको कल करा चुका हूँ, जो फोरम आइस का टेस्ट है वो मैं आपको कल करा चुका हूँ, ठीक है। फोरम आइस का टेस्ट नंबर यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट दूसरा था वो मैं आपको यहाँ से कल कराया था, तो आप जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। और ये 27 टेस्ट है, फुल लेंथ यहाँ पर ये चौथा है, राइट। अब फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 5 वाले के आएंगे वो भी जल्दी, राइट। तो देख सकते हो उसको भी, और यहाँ से कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछोगे, ठीक है। और यहाँ से जो PT 365 की अपडेटेड मैगजीन है उसके MCQs हम लोग निकाले हैं, करीब 200 बेस्ट MCQs हैं उसके अपडेटेड मैगजीन के, वो भी हम लोग आज करेंगे, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो कवर। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।